मेरा नाम राधा है। मेरा विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां मेरे पति अरुण और ससुर बाबूजी के अलावा कोई नहीं रहता था। जब यह रिश्ता मेरे घर आया तो मेरे माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी बेटी एक छोटे और सुखी परिवार में जाए जहां उसे ज्यादा काम न करना पड़े। परंतु एक बात थी जो मेरे मन को कचोट रही थी। मेरा विवाह एक गांव में हो रहा था। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरी इच्छा थी कि मेरा जीवन भी शहर में ही बीते। मेरी आकांक्षा थी कि मेरा जीवन साथी किसी अमीर और सभ्य शहरी परिवार से हो। मुझे बताया गया था कि यह लड्डी डीएच का भी अच्छी नौकरी करता है, परंतु मुझे तो एक शहरी लड़के से ही विवाह करना था। मैंने अपने माता पिता से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे समझाया कि यह लड़का बहुत ही नेक और संस्कारी है। वह शहर में ही नौकरी करता है पर रहता अपने गांव के घर में ही है। वह रोज सुबह अपनी गाड़ी से शहर जाता है और संध्या के समय घर लौट आता है। यह सुनकर मेरे मन को थोड़ी शांति मिली, क्योंकि इसका मतलब था कि मुझे अपने माता पिता से ज्यादा दूर नहीं रहना पड़ेगा। जब भी मन करेगा मैं उनके साथ अपनी गाड़ी में बैठकर मायके जा सकती हूँ और रात को अपने घर वापस आ जाऊंगी। लड़का यानी मेरे होने वाले पति अरुण दिखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थे। वह बहुत पढ़े लिखे थे और उनका परिवार भी बहुत छोटा था। मैंने सुना था कि गांव में उनका एक विशाल और सुंदर मकान था और उनके परिवार में केवल उनके पिता यानी मेरे ससुर थे जिनकी आंखों की रोशनी नहीं थी। वह बेचारे नेत्रहीन थे। अरुण एक आज्ञाकारी और इकलौते पुत्र थे और उनका विवाह इसलिए हो रहा था क्योंकि वह चाहते थे कि कोई उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता की सेवा करे। उनकी माताजी का तो देहांत कई वर्ष पहले ही हो गया था। घर में केवल दोनों पिता पुत्र ही रहते थे। गांव में यह बात मशहूर थी कि उन्होंने कई वर्षों तक एक स्थायी सेविका रखी थी, परंतु वह सेविका भी 6 महीने पहले नौकरी छोड़कर चली गई थी। तब से उन दोनों को घर के कामों में बहुत परेशानी होने लगी थी। भला कब तक वे नौकरानी के भरोसे रहते। एक न एक दिन तो अरुण को विवाह करना ही था। ये बात सही नहीं थी कि मेरे ससुर प्रारंभ से ही नेत्रहीन थे। मैंने सुना था कि उनकी आंखों की रोशनी लगभग 2 वर्ष पहले गई थी। उनकी आंखों में मोतियाबिंद का पानी आ गया था और उन्हें अपनी बीमारी के बारे में समय पर पता नहीं चल सका। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि वह पूरी तरह से नेत्रहीन हो गए थे और उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। यह रिश्ता मेरे लिए हर तरह से सही था। मेरे पास इनकार करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए मेरा विवाह बहुत ही साधारण और सात्विक ढंग से संपन्न हो गया। मैं अपने पति के साथ विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। विवाह के पहले दिन गांव की सभी महिलाओं ने मेरा बहुत ही प्रेम से स्वागत किया था। मुझे एक पलंग पर बिठाकर सभी ने मुझे उपहार दिए और अपना आशीर्वाद दिया। मुझे अपने ससुराल के गांव का यह विवाह बहुत अच्छा लगा और यहाँ की रीति रिवाज भी मुझे बहुत पसंद आए। यहाँ आने के बाद मैंने अपने ससुर जी के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया। इसी तरह से कई दिन बीत गए। मैं अपने ससुर जी के सारे काम करती थी, उनके कपड़े बदलती थी, उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनती थी। वह बहू बहू कहकर मुझे बुलाते थे और मेरे करीब आ जाते थे। मेरे ससुर एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। परंतु जब मैं घर का काम करती और मेरी नज़र अपने ससुर पर जाती तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह मुझे घूर रहे हैं। फिर भी मैं सोचती कि वह मुझे कैसे देख सकते हैं, उनकी तो आंखों की रोशनी ही नहीं है। वह मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहे होते थे और कभी कभी मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी। मुझे लगता था कि वह मुझे क्यों देखे जा रहे हैं, पर हर बार मैं यह बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर एक वृद्ध और नेत्रहीन व्यक्ति हैं। वह अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते। हर रोज हमारे घर पर तरह तरह की महिलाएं आती और कुछ देर मुझसे बातचीत करने के बाद चली जाती। मेरे ससुर का कहना था कि हमारे गांव के लोग बहुत ही प्रेम और सद्भाव वाले हैं। हमारे गांव में जब कोई नई दुल्हन आती है तो यहाँ की महिलाएं उससे इसी तरह से बातचीत करने लग जाती हैं। मेरे ससुर अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलते थे। मैं कभी कभी अपने ससुर को देखकर मन ही मन में संकोच करने लगती थी, क्योंकि थे तो वह मेरे ससुर ही। ससुर तो पिता समान होते हैं। मुझे तो बस ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर सबके सामने मुझे ताकते रहते हैं। कभी कभी मैं अपने माथे पर बल डालकर उनको घूरने लगती थी, लेकिन मैं अजीब पागल हो गई थी। हर बार यह बात भूल जाती थी कि मेरे ससुर नेत्रहीन हैं। क्योंकि मेरे मायके में कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, इसलिए मुझे ऐसे लोगों के साथ रहने की आदत भी नहीं थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि मैं अपने नेत्रहीन ससुर के साथ रह रही थी। मेरे पति अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह के समय अपने कार्यालय जाने के लिए निकल जाते थे और सारा दिन मैं और मेरे ससुर घर में अकेले रह जाते थे।
मेरे पति ने मुझे विवाह की रात ही समझा दिया था कि तुम्हें मेरे बाबूजी का बहुत ध्यान रखना है। उन्होंने मुझे बताया था कि कई वर्षों से हमारे घर पर एक सेविका रहती थी और वह बाबूजी का बहुत ध्यान रखती थी, क्योंकि सुबह के समय तो मैं नौकरी पर निकल जाता था। जब बाबूजी की आंखों की रोशनी थी तब वह भी खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे, पर जब से उनकी आंखों की रोशनी गई उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों तक सेविका ने साथ दिया और उसके बाद वह भी नौकरी छोड़कर चली गई। तब से हमारे घर पर बहुत अधिक परेशानी हो गई थी। पड़ोस वाली चाची आकर मेरे बाबूजी के लिए भोजन बना जाती थीं, पर भला हम कब तक किसी की मदद ले सकते थे। विवाह की पहली रात मेरे पति ने मेरी बहुत प्रशंसा की थी और अपने पति से अपनी प्रशंसा सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुई थी। मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं आपके बाबूजी का हमेशा ध्यान रखूंगी, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठी तो सबसे पहले मैंने अपने ससुर जी के लिए नाश्ता बनाया। 1-2 दिन तो मेरे पति बाजार से भी नाश्ता ले आए थे। उन्होंने कहा था कि अभी तो तुम नई दुल्हन हो, कुछ दिन तुम आराम करो, उसके बाद तो तुम्हें ही घर का सारा काम संभालना है। लेकिन अब मैंने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस घर में कोई और स्त्री नहीं थी घर का काम काज करने के लिए। भला मेरे पति भी कब तक इसी तरह से बाजार से खाना या नाश्ता लेकर आते, एक न एक दिन तो मुझे यहाँ का रसोई घर संभालना ही था। मेरे ससुर भी कहते थे, बहू 1-2 दिन भोजन बाजार से आ जाएगा, तुम आराम करो। पर मैंने कहा, नहीं बाबूजी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो हमेशा आराम करती रहे। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ और गृहस्थी को अपने कंधों पर चलाना चाहती हूँ। यह घर तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर और पति बहुत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें अपने घर के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मेरे पति कहने लगे, तुम सुंदर ही नहीं बल्कि सुंदर होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हो। मैंने नाश्ते की मेज पर नाश्ता लगा दिया और मेरे ससुर जी भी नाश्ता करने के लिए मेरे सामने ही बैठे हुए थे। मैं उनके सामने बैठ गई। फिर मैंने उन्हें अपने हाथों से नाश्ता निकाल कर दिया। मेरे पति ने बाबूजी को अपने हाथ से नाश्ता करवा दिया था। मेरे पति धीरे धीरे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे पति जब घर पर आते तो सब कुछ अपने बाबूजी को अपने हाथों से ही खिलाते थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि अब अगली बार से मेरे पीछे यह जिम्मेदारी तुम निभाओगी। मैंने अपने पति से प्रसन्न होते हुए कहा, जी क्यों नहीं, मैं घर की सारी जिम्मेदारी स्वयं संभाल लूंगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ससुर अब भी मेरे सामने झुककर मुझे घूर रहे थे। मेरे ससुर जी का नाश्ता समाप्त हो गया तो मेरे पति उनके पास रखी हुई कुर्सी से उठकर मेरे बराबर में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गए थे। मेरे पति मुझसे बहुत स्नेह करते थे। अपने पति के जाने के बाद जब मैं घर का काम करती थी तो अपने गले में दुपट्टा भी नहीं लेती थी। यही सोचती थी कि घर में कोई नहीं है, ससुर जी ही तो हैं और उन्हें भी दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं घर में रहते हुए किसी भी स्थिति में काम करती रहती थी और अपने ससुर जी के सामने भी किसी भी अवस्था में चली जाती थी। मेरे ससुर इतने अच्छे थे और बहुत ही अच्छी आदत के थे। कभी कभी मुझे बहुत दुख होता कि इतने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है। वह बेचारे अपने इकलौते बेटे का विवाह और उसकी पत्नी को भी नहीं देख सके थे। मेरे ससुर के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। एक बार मेरे पति ने मुझे बताया था कि मेरे बाबूजी बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। गांव में कोई भी उन्हें भला बुरा नहीं कहता। वह हमेशा लोगों की मदद करते आए हैं। सब लोग मेरे बाबूजी का बहुत सम्मान करते हैं। मैंने अपने पति से कहा था, क्या आपने अपने बाबूजी का उपचार नहीं करवाया? मेरे पति कहने लगे, उन दिनों शहर में मेरी बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, इसलिए मैं कुछ हफ्तों के लिए वहां रुका हुआ था। वह नहीं चाहते थे कि वह मुझे अपनी परेशानी बताकर परेशान कर दें। उन्होंने मुझे अपनी परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया और इसी तरह से धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत दिनों के बाद घर वापस आया तब मुझे यह बात पता चली थी। अगर वह मुझे समय पर बता देते तो मैं उन्हें अपने साथ शहर ले जाकर उनका उपचार करवा देता और शायद वह ठीक भी हो जाते। लेकिन उन्होंने तो अपना उपचार न करवाने की जिद पकड़ ली थी। उन्होंने तो मुझे समय निकल जाने के बाद बताया था। मैंने बाद में भी बाबूजी से बहुत कहा था कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, हो सकता है आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। लेकिन बाबूजी हर बार मना कर दिया करते थे। कहते थे कि बेटा, मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो अपनी जिंदगी में काफी कुछ देख लिया, अब तुम्हारी जिंदगी जीने का समय है। तुम विवाह करो, अपनी जिंदगी जियो। मेरा क्या है, एक दिन इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा। वृद्ध हो चुका हूं, धीरे धीरे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती रहेंगी और एक दिन मेरे साथ साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं देख नहीं सकता, सुन तो सकता हूं ना, तुम सबको महसूस कर सकता हूं। मैं तो बस तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूं और अपने जीते जी चाहता हूं कि तुम्हारा घर बस जाए। बस यही कहकर बाबूजी बात समाप्त कर देते थे
और वह अभी तक एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गए। मैंने कहा, आप जबरदस्ती बाबूजी को डॉक्टर के पास ले जाते। मेरे पति ने मुझे बताया था कि तुम्हें नहीं पता, बाबूजी बहुत जिद्दी हैं, मैं उनके साथ ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकता। शायद वह अपनी जिंदगी में इसी तरह से प्रसन्न है। मेरे पति ने कहा था कि वह मेरे आने से पहले उनके सारे काम करते थे, लेकिन अब काम करने की सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई है। मैं अपने ससुर को अपना पिता मानकर उनके सारे काम किया करती थी। मैंने अपने पति को विश्वास दिलाया था कि मेरे होते हुए घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने अपने ससुर की पुरानी तस्वीरें देखी थीं, जिनमें उनकी आंखों की रोशनी थी, और मेरी सास भी जीवित थी। मेरी सास भी बहुत सुंदर स्त्री थी, और मेरे ससुर जी अपनी जवानी में बहुत सुंदर दिखते थे। दरअसल मेरी सास मेरे ससुर से लगभग आधी उम्र की थी। मेरे ससुर बहुत अधिक आयु के थे, फिर भी वह बहुत आकर्षक थे। अब भी अगर उनकी आंखों की रोशनी होती और वह अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर निकलते तो कोई भी उन्हें वृद्ध नहीं कहता। शायद उनकी परेशानी की वजह से उनके चेहरे से उम्र अधिक लगने लगी थी। एक दिन मेरे ससुर कहने लगे, देखो बहू, मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि मैं अपने घर की बहू को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। मैंने कहा, ससुर जी, कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। विवाह के कुछ दिन तो इसी तरह से बीतते चले गए, लेकिन मेरे तो होश तब उड़ गए थे जब मेरे पति को कुछ दिन के लिए शहर में रुकना पड़ गया था। मैंने उन्हें कहा भी था कि आप मुझे उन दिनों मेरे मायके में छोड़ दो, लेकिन मेरे पति का कहना था कि मैं इस तरह से तुम्हें तुम्हारे मायके में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे बाबूजी मौजूद हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा। मेरे पति जा चुके थे और मुझसे कहकर गए थे कि मेरे पीछे मेरे बाबूजी का तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उनको अपने हाथों से खाना भी तुम ही खिलाओगी और उनके कपड़े भी तुम ही बदलोगी। भोजन की बात तक तो ठीक थी, लेकिन कपड़े। अपने पति की यह बात सुनकर मेरा तो दिमाग घूम गया था। मैंने अपने पति से कहा भी था कि मुझे कपड़े बदलने वाली बात तो ठीक नहीं लग रही, मैं कैसे उनके कपड़े बदल सकती हूँ। मेरे पति ने कहा था कि तुम्हें तो पता है, बाबूजी को अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता। मान लो कि अगर तुम्हारे मायके में तुम्हारे बाबूजी के साथ ऐसा हो जाता और उनके आगे पीछे उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ तुम होती, तो तुम अपने बाबूजी को भी तो अपने हाथों से पहना देती। मैंने अपने पति से कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, भगवान न करे मेरे बाबूजी के साथ ऐसा हो। मेरे पति कहने लगे, इसलिए तो कह रहा हूं कि तुम मेरे बाबूजी के सारे काम किया करो। मैं परेशान हो गई थी और यह सोच रही थी कि मैं यह काम करूं या नहीं। भला मेरे ससुर जी जैसे भी थे तो मेरे ससुर ही मेरे पिता समान थे। कोई छोटा बच्चा होता तो यह काम मैं अपने पति के कहने बिना ही कर देती, लेकिन अपने ससुर का यह काम करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी और मुझे सोचकर शर्म भी आ रही थी। मेरे पति के जाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज लगाई। वह बहू बहू कहकर मुझे पुकार रहे थे। मैं भागी भागी अपने ससुर जी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह धोती और बनियान पहने हुए खड़े थे, और पहले तो उन्होंने मुझसे यह पूछा कि बहू, क्या बेटा जा चुका है। मैंने उन्हें कहा कि अभी आधा घंटा पहले ही निकले हैं। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे जरा कमीज उठा दो। न जाने कमीज कहाँ पर रखी हुई है। सारे पलंग पर मैंने हाथ मार मार कर देख लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मेरी कमीज पलंग पर है भी या नहीं। मेरे ससुर जी की कमीज पलंग के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वह कमीज उनके हाथ में दे दी। उन्होंने जैसे तैसे अपनी कमीज को पहन लिया था, लेकिन बटन वह उल्टे सीधे लगा रहे थे। मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, आप छोड़ दीजिए, मैं बटन बंद कर देती हूँ। मैंने अपने ससुर जी की कमीज के बटन लगाए तो मेरे ससुर जी मुस्कुरा रहे थे और अचानक उनका हाथ मेरी कमर पर लग गया। मैं उनसे कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि उनका हाथ कहाँ लग रहा है। जैसे ही उन्हें लगा कि उनका हाथ मेरे ऊपर स्पर्श हो गया है, तुरंत ही उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। शायद उनका हाथ धोखे से स्पर्श हो गया था। मैंने उनको कमीज पहना दी थी। फिर मेरे ससुर ने कहा कि बहू, मेरे बाल भी बना दो। मैंने श्रृंगार मेज से कंघा लेकर अपने ससुर के बाल भी बना दिए थे। वह मेरे ससुर कहने लगे, बहू, जरा मुझे अपने हाथ दो। मैंने कहा कि क्यों बाबूजी, क्या हुआ। तो वह कहने लगे, तो जरा। मैंने डरते डरते उन्हें अपने हाथ पकड़ ढा दिए थे। मैं यह सोच रही थी कि वह क्यों मेरे हाथ पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा है। तुम्हारी जगह अगर कोई और स्त्री होती तो शायद कभी न संभाल पाती। मेरे ससुर जी ने मेरे हाथों को बड़ी दृढ़ता के साथ अपने हाथ में जकड़ लिया था। मैं उनके हाथों से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बहू, अभी यहीं पर ही रहो, इतनी जल्दी जाने की क्या आवश्यकता है।
मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था कि बहू कैसी होती है। भगवान ने मुझे कोई बेटी भी नहीं दी। अगर मेरी बेटी होती तो शायद वह भी तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करती। तुम्हें पता है, जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ था तब मुझे उसकी मृत्यु का बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि वह मेरी जीवन साथी थी और हमारे घर की इकलौती स्त्री थी। मेरे बेटे को और मुझे छोड़कर इस संसार से चली गई थी। दोनों को बहुत अच्छी तरह से संभालती थी, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे बेटे के कंधों पर आ गई। और विवाह के बाद तुमने भी कुछ दिन अच्छी तरह नहीं बिताए, क्योंकि मेरा सारा बोझ तुम पर पड़ गया। वह बड़े दुख के साथ ये सब कुछ कह रहे थे। मैंने कहा, आप किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैं आपकी बेटी की तरह हूं। आप मुझे भी अपनी बेटी ही समझो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगे थे। कहने लगे, तुम बहुत अच्छी हो और मेरा कितना ध्यान रखती हो। लेकिन अभी भी उन्होंने मेरा हाथ बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा, बाबूजी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे रसोई में जाकर भोजन बनाना है। मेरे ससुर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं तुरंत ही रसोई में चली आई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे ससुर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थीं। 2 महीने बीत गए थे। उन्होंने कहा था कि जब कार्यालय में काम का मौसम आता है तो उन्हें इसी तरह दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और वहीं पर रहकर दिन बिताने पड़ते हैं। और इधर मेरे ससुर जी मेरे साथ बहुत अधिक सहज होने लगे थे। अब तो वह मुझे आवाज लगाकर कहते कि मुझे कमीज पहना दो। कमीज के बटन मुझसे ठीक से बंद नहीं होते। कभी कहते कि मेरे सिर में मालिश कर दो और मेरी टांगें दबा दो, और वह कभी मुझसे अपने सिर में तेल लगवाते थे। छोटे मोटे काम तो वह स्वयं भी कर सकते थे। विवाह से पहले मुझे लगा था कि मेरे ससुराल में केवल मेरे पति और मेरे ससुर हैं, तो मुझे घर में कोई काम ही नहीं करना होगा। लेकिन मैं तो अपने ससुर जी की वजह से हैरान परेशान सी होकर रह गई थी। सारा दिन बस मुझे काम ही काम होते थे। मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे ससुर जी के बहुत सारे काम होते थे। वह बहाने बहाने से मुझे आवाज लगाकर अपने काम करवाते रहते थे। मैं मौका देखकर आराम करने के लिए अपने कमरे में ही गई थी। तभी अचानक मेरे ससुर जी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वह बहू बहू चिल्ला रहे थे। मैं बाहर की तरफ दौड़ती हुई उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह अपने हाथ में मोबाइल पकड़कर जोर जोर से हंस रहे थे। जब मैं उनके कमरे में गई और मैंने कहा कि बताइए क्या काम है, तो वह जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि आओ बहू, मेरे पास आकर बैठो। देखो मोबाइल पर कितने अच्छे चुटकुले आ रहे हैं। मेरे ससुर को कभी कभी मैं मोबाइल पर चुटकुले लगाकर दे दिया करती थी और वह चुटकुले सुनकर जोर जोर से हंसते रहते थे। मैंने उनसे कहा, आप सुन रहे हो, आप ही सुनते रहो, मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। मेरे ससुर जी ने कहा, बहू आराम तो होता ही रहेगा, यहाँ मेरे ही पलंग पर लेट जाओ, आराम भी करते रहना और चुटकुले भी सुनते रहना। अपने ससुर जी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि वह मुझे अपने बिस्तर पर लेटने की बात कर रहे थे। मैं उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई और उनसे कहा कि मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और अब भी 10-5 मिनट आराम करने के बाद मुझे रसोई में जाकर भोजन बनाना है। मैं क्या क्या काम करूं? क्या सारे काम छोड़कर मैं आपके साथ यहाँ बैठकर चुटकुले सुनूं? मैंने यह बात बड़े कठोर शब्दों में कही थी ताकि मेरे ससुर को एहसास हो जाए कि मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, मेरे पास बैठो और मेरे साथ चुटकुले सुनोगी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और तुम सक्रिय भी रहोगी। काम का क्या है, काम छोड़ दो, काम तो सारी जिंदगी का ही है, काम तो कभी समाप्त होते ही नहीं। मैं अपने ससुर जी के बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आप मुझे बता दें कि अगर आपको भूख लगेगी तो आप क्या खाओगे? वह हंसकर कहने लगे, तुम मेरे पास बैठी रहना, मेरे लिए यही बहुत है। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, सावधान, जो अब आपने मुझे आवाज लगाकर मूर्ख बनाने की कोशिश की। मेरे ससुर जी अभी भी हंस रहे थे। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। मैं काम करते करते बहुत थक जाती थी, इसलिए मेरा व्यवहार बहुत अधिक चिड़चिड़ा सा होने लगा था। अपने मायके में मैंने इतना अधिक भी काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ तो हद से ज्यादा काम बढ़ गया था। मेरे ससुर घर का भोजन ही खाते थे, कभी बाजार का भोजन नहीं खाते थे। मेरे पति का कहना था कि हमेशा मेरे बाबूजी को घर का बना हुआ ताज़ा भोजन ही खिलाना, बाहर का भोजन मत खिलाना, वरना उनका पेट खराब हो जाएगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं रसोई में चली गई। रसोई में जाने के बाद मैंने भोजन बनाया और जब रसोई से बाहर निकली तो देखा कि घर गंदा पड़ा हुआ है। फिर मैंने सफाई की और फिर सोचा कि संध्या का समय है, एक बार फिर से ससुर जी के कमरे की सफाई कर देती हूँ। घर में बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था
और मैं वैसे भी ज्यादातर घर में दुपट्टा नहीं पहनती थी। मेरे ससुर जी अपने कमरे में ही कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैं उनके कमरे की झाड़ू लगा रही थी। वह बहुत शांत बैठे हुए थे और मैं अपने काम में व्यस्त थी। अगले ही क्षण जैसे ही मैं पलटी, यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे ससुर मेरे पीछे ही खड़े थे। मैं उन्हें देखकर घबरा गई थी। मैंने कहा कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है क्या? उन्होंने कहा, नहीं बहू, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बस मैं यह महसूस कर रहा था कि कमरे के अंदर तुम ही हो या कोई और है। आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? भला इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी नहीं रहता। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं। ये कहकर वह अपने बिस्तर पर बैठ गए थे और उनकी आंखों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नजर मुझ पर ही है। मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। मैं अपने ससुर का अपने हाथों से ही भोजन बनाती थी। रात के समय पर मैं उनको भोजन खिलाने के लिए उनके कमरे में चली गई और उन्हें अपने हाथ से भोजन खिला रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे ससुर मेरे हाथ से भोजन खाते हुए बहुत अधिक प्रसन्न होते थे और किसी न किसी बात पर वह मेरा हाथ भी दृढ़ता से पकड़ लेते थे और बस मेरी प्रशंसा ही करते रहते थे। कहते थे कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है। मुझे लगता है कि तुम भी इतनी ही ज्यादा सुंदर होगी। अब धीरे धीरे मुझे अपने ससुर की हरकतें बहुत अजीब लगने लगी थीं। मुझे अपने ससुर से अब बेचैनी सी होने लगी थी। वह किसी न किसी बहाने से मेरे शरीर पर कहीं भी हाथ लगा देते थे और मुझे स्पर्श करने की कोशिश में लगे रहते थे। मैं समझना चाह रही थी कि वह क्या करना चाहते हैं। मैं अपने ससुर की तरफ से अब बहुत अधिक परेशान रहने लगी थी। अपने पति को अगर उनकी हरकतों के बारे में बताती, तब भी तो किसी तरह से बताती, क्योंकि मुझे विश्वास था कि वह देख नहीं सकते, इसलिए मेरे पति मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं यही सब सोच रही थी और रात के 8 बजे तक अपने कमरे में सो गई थी। मेरे कमरे का दरवाजा खुला ही रहता था। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, पर अचानक घबराकर मेरी आंख खुल गई क्योंकि मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पैरों पर स्पर्श कर रहा है। जैसे ही मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। ये कोई और नहीं बल्कि ससुर ही थे। मैंने जल्दी से अपने गले में दुपट्टा डाल दिया और अपने ससुर से कहा कि बताइए, आपको कोई काम है क्या? मेरे ससुर ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, मैं कोई नेत्रहीन नहीं हूं, मैं सब कुछ देख सकता हूं। यह सुनकर तो मैं और भी अधिक हैरान हो गई थी कि आखिर वह क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की शातिर वाली मुस्कान देखकर मुझे डर लगने लगा था और मैं बहुत परेशान भी हो गई थी। मैंने कहा, आप ये सब कुछ क्या कह रहे हो? मेरे ससुर कहने लगे, हाँ, मैं सब कुछ सच सच कह रहा हूं। मेरे ससुर ने जल्दी से मुझे आकर दृढ़ता से दबोच लिया। मैं खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मैं चिल्लाने की भी कोशिश कर रही थी। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और फिर उसके बाद वह हुआ जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने ससुर से ऐसी आशा नहीं थी। उन्होंने झूठ बोला था कि वह नेत्रहीन है और इस बात का फायदा उन्होंने मुझ पर उठाया था। उन्होंने मेरी प्रतिष्ठा को तार तार कर दिया था। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपकी सारी सच्चाई अपने पति के सामने खोलकर ही रहूंगी। मेरे ससुर कहने लगे, किस तरह खोलोगी? मेरा बेटा कभी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि मैं नेत्रहीन हूं। वह तुम्हारी किसी बात पर भी विश्वास नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें ही इस घर से धक्के मारकर निकाल देगा अगर तुमने उसके पिता पर इस तरह का आरोप लगाने की कोशिश की। मैं अपने ससुर की बात सुनकर बहुत अधिक डर गई थी कि यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा पति कभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन मेरे ससुर ने जो मेरे साथ किया था वह मेरे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था। मैं बिल्कुल लाचार हो गई थी और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। मेरे ससुर कहने लगे, मेरी नजर तुम पर पहले दिन से ही है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया? उन्होंने बताया कि मैं बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल रहा था, लेकिन जब से वह शहर गया था उसने मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। फिर मैंने योजना बनाई कि अपने बेटे का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मुझे नेत्रहीन बनना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपने बेटे से झूठ बोल दिया। इस झूठ का प्रभाव यह हुआ कि मेरे बेटे का पूरा ध्यान मुझ पर ही रहने लगा। फिर उसने विवाह किया और वह तुम्हें घर पर लेकर आ गया। तुम्हें तो देखते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी और मेरा बेटा यही समझता रहा कि मैं नेत्रहीन हूं और तुमने भी इस बात पर विश्वास कर लिया कि तुम्हारा ससुर नेत्रहीन है। मुझे तो यह बात पता है कि मेरा बेटा हर तीसरे चौथे महीने 1 या 2 महीने के लिए अपने कार्यालय में ही रुक जाता है। मैं इस बात का मौका ढूंढ रहा था कि कब वह जाएगा और कब मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। मैं बड़ी लाचार और बेबस होकर यह सब कुछ सुनकर बहुत रो रही थी, लेकिन शायद मेरा भाग्य बहुत अच्छा था।
जब मेरे ससुर ने मुझे अपनी कहानी बतानी शुरू की थी, मेरे पति दरवाजे पर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे। भगवान ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया था। मुझे अपने पति को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने स्वयं ही अपने कानों से अपने बाबूजी की सारी बातें सुन ली थीं। दरअसल 6 जून को मेरा जन्मदिन होता है। मेरे पति को ये बात पता थी कि मेरा जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मेरे पति मुझे आश्चर्यचकित करना चाहते थे। 25 तारीख की रात को ही शहर से घर आने के लिए निकल गए थे, क्योंकि वह मुझे आश्चर्यचकित करना चाहते थे। और जब वह घर पर आए तो उन्होंने दरवाजा खुला हुआ देखा। उन्होंने अपने पिता की सारी बातें सुन ली थीं। ये सब देखकर मेरे पति ने उन्हें बहुत मारा था। उनसे सारे रिश्ते नाते समाप्त करके वह मुझे अपने साथ शहर ले गए थे। मेरे पति ने मुझसे अपने बाबूजी की तरफ से बहुत माफी मांगी थी। अब मैं अपने पति के साथ शहर में ही रहती हूँ।